बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। और आज आप लोगों का जो मैंने टेस्ट ले लिया है आज रिलैक्सेशन वाले चैप्टर का। और अब जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट थर्सडे को आपका टेस्ट होगा, वो है आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। और अब से मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैंने अब जो है आप लोगों को इंसिस्ट नहीं करना। जिन्होंने जो अच्छा वाइवा दे रही हैं और मैं उनसे लिटरली आई एम वेरी हैप्पी कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में और एटलीस्ट उनकी तैयारी हो रही है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है, पता नहीं, ये लॉकडाउन जब भी ओवर होगा तो आप लोगों के पेपर्स होंगे, ठीक है। और आप लोगों का जिस तरह बताया था कि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिजल्ट पेंडिंग है और सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट हो सकता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स भी हों, और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स ना हो और आपका सेकंड सेमेस्टर के बेसिस पे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आए। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर बोथ ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। कुछ भी इनमें से हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है कि सेकंड सेमेस्टर की बेसिस पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो अभी जो है जो हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में हम री एजुकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट जो हमारी क्लास थी वो री एजुकेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। उसमें हमने अभी किस किस की पढ़ी है, हमने अपर स्पास्टिसिटी, फ्लेसिडिटी इसकी पढ़ी थी। आज हम जो है सेरिब्रल एटेक्सिया, मैं खुद भी बहुत छोटा छोटा इसलिए लेके चल रही हूँ ताकि आप लोगों को इसे एब्जॉर्ब करने में आसानी हो, ठीक है। और अब जो हमारी हम पढ़ेंगे वो सेरिबेलर लीजन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो री एजुकेशन है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे कि सेरिबेलम जो बेसिकली उसका फंक्शन क्या होता है, उसके रोल्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों के अंदर रोल्स हैं, ठीक है। ये हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और थर्सडे को आपका इस न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। इसका आपने प्रिपेयर करना है। और केल्टन बॉन्ड का मैंने आपको बताया भी था कि उसकी ग्रेडिंग और ये आपने याद करनी है, लेकिन वो शायद आप लोगों ने, वो किसी ने भी नहीं याद की हुई थी, उसमें एक बचा नहीं है, ठीक है। वो जिसका भी मैंने वाइवा लिया उसे वो नहीं आती थी, ठीक है। तो आप अब जो नेक्स्ट जो होगा ना, जब भी मैं वाइवा लूँगी तो मैं आपसे पूछूंगी वो ग्रेडिंग, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर की और सॉरी केल्टन बॉन्ड की वो पूछ लूँगी आपसे ग्रेडिंग। सो दिस इज़ योर लेक्चर 19 एंड सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम प्राइमरी फंक्शन इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एक्टिविटी, ठीक है, इक्विलिब्रियम एंड मसल टोन, ठीक है। और अगर इसकी लीजन हो जाए तो जाहिर बात है क्या हो जाएगा, इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगी बॉडी में, बॉडी इनकोऑर्डिनेटेड चलेगी, इम्पेयर्ड बैलेंस, ठीक है, और डिक्रीज्ड मसल टोन, हाइपोटोनिया। इसका मेन फीचर इसका यही है सेरिबेलम का कि आपकी हाइपोटोनिया हो जाता है, आपका टोन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो these are the causes of lesion of cerebellum, okay. इनकोऑर्डिनेशन, इम्पेयर्ड बैलेंस, डिक्रीज मसल टोन, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बस वैसे ही मैंने ये इसके अंदर डाल दिया ताकि आप लोगों को एक तो रिवाइज भी होता रहे ना साथ साथ। और सेरिबेलर एटेक्सिया, अच्छा एटेक्सिया अच्छा जो एटेक्सिया, अच्छा एटेक्सिया तो एक ब्रॉड टर्म है ना, ठीक है। एटेक्सिया क्या है, आपका नर्वस सिस्टम की फॉर एग्जांपल एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसके अंदर आपके ज़ाहिर बात है लेक ऑफ होगा आपका वॉलेंट्री कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और वॉलेंट्री कोऑर्डिनेशन ऑफ क्या है, मसल मूवमेंट्स, गेट एबनॉर्मलिटी होगी, स्पीच आपकी स्लर्ड होगी, ठीक है, स्पीच चेंजेस आएंगी आपकी, डिसार्थरिया जैसे कि आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, स्कैंड स्पीच जो होती है वो आएगी, और आई मूवमेंट के अंदर एबनॉर्मेलिटीज वगैरह, ठीक है, सारी क्या है एटेक्सिया। तो सेरिब्रल एटेक्सिया में लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ सेरिबेलम विच इज कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, सेरिबेलम कोऑर्डिनेशन सेंटर है ना हमारा, रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इम्पल्सेस। अब देखिए सेरिब्रम से इंफॉर्मेशन बहुत सारी आ रही है, लेकिन हमारे क्या है सेरिबेलम वो उसे क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं कि ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है उधर से, तो तभी आगे से मूवमेंट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। सो लॉस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इम्पल्सेस विच आर नॉर्मली डिस्चार्ज फ्रॉम इट, ठीक है। इन दिस कंडीशन मसल्स बिकम्स हाइपोटोनिक, पोस्चरल फिक्सेशन इज डिस्टर्ब्ड, कॉन्सिक्वेंटली बैलेंस, सारी बात है जब आपका पोस्चर में प्रॉब्लम आएगी, बैलेंस में प्रॉब्लम आएगी, एंड मूवमेंट्स आर इरेगुलर, ठीक है, स्वेइंग है, इनएक्यूरेट। और वो गेट भी, ये सेरिबेलर एटेक्सिया जो है उसके अंदर ऐसे वाइड बेस्ड गेट होती है, ठीक है।
वाइड बेस्ड गेट। तो ये वही है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स डाले हुए हैं कि क्या है, सेरिबेलम इज ए कोऑर्डिनेटेड सेंटर, लॉस ऑफ सेरिब्रल क्या हो जाएगा आपकी, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इम्पल्सेस हैं, हाइपोटोनिक मसल्स, पोस्चरल फिक्सेशन आपकी डिस्टर्ब है, बैलेंस की बैलेंस जारी बात है डिफिकल्ट टू मेंटेन, एंड मूवमेंट इज इरेगुलर, स्विंग है और इनएक्यूरेट। ये वही चीज़ है, ये इधर मैंने पिक्चर में डाली है और यहाँ पे उसे आगे डिफाइन किया होगा। अच्छा, अब देखिए फंक्शनल रोल ऑफ सेरिबेलम। तो उसमें 3 सिस्टम्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एक वेस्टिबुलर, मैंने आपको बताया था जो वेस्टिबुलर सिस्टम है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वेस्टिबुलर सेरिबेलर सिस्टम क्या है, जो आपकी जारी बात है पोस्चर और आई मूवमेंट्स पे उसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है, पोस्चर एंड आई मूवमेंट के ऊपर। स्पाइनल सेरिबेलर वो क्या है, मसल टोन, लोकोमोशन एंड पोस्चर, उसके ऊपर है। एंड सेरिब्रो सेरिबेलर सिस्टम जो स्किल्ड मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उन चीज़ों को रेगुलेट करता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जैसे सेरिबेलम का भी जिस तरह उसका कुछ पाथवेज डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, उसका फंक्शन दूसरे पाथवेज वो रीएजुकेट हम किस तरह करते हैं कि जो 7 पाथवेज हैं उन्हें वो वाली चीज़ें उससे सिखा दी जाएँ, ठीक है। वो बार बार जब हम करेंगे तो वो जो है वो जो ऑल्टरनेट पाथवेज हैं वो भी उनके वो फंक्शन को क्या करेंगे, और फंक्शन को मेमोराइज करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। सो वेस्टिबुलर सेरिबेलर सिस्टम क्या है, वो आपके पोस्चर और आई मूवमेंट को उसकी जो उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। स्पाइनो सेरिबेलर सिस्टम जो आपका पोस्चरल टोन, आपकी मसल टोन एंड लोकोमोशन इसको देख रहा होता है, और सेरिब्रो सेरिबेलर सिस्टम, ठीक है, वो स्किल्ड मूवमेंट। सेरिब्रो सेरिबेलर यानी कि सेरिब्रम और सेरिबेलर, ठीक है, ये है इस चीज़ का। अच्छा, सेरिबेलम का रोल है इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, टाइमिंग ऑफ मूवमेंट एंड मसल एक्शन, ठीक है, एंड मूवमेंट टू मूवमेंट करेक्शंस ऑफ एरर्स, ठीक है। जारी बात है, अब हम चल रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, हमें पता है कि हमने सीधा चलना है और हम उसी तरह, अब ऐसे तो नहीं है सीधा चलने के लिए पहले हम लेफ्ट साइड पर चलेंगे फिर हम दूसरी साइड पे चलेंगे, ऐसे तो नहीं होता ना। तो ठीक है, एरर्स नहीं, एरर्स को वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है आपका ये जो सेरिबेलम है। और मूवमेंट टू मूवमेंट जो है वो करेक्शंस ऑफ एरर है। अब मुझे पता है मेरा फ़ोन मेरे सामने पड़ा है, मैंने अपने फ़ोन को उठाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि फ़ोन को उठाने के लिए मैं बजाय से सीधा जाने के लिए सीधा इस तरह उठाऊँ, पहले मैं हाथ को इधर लेके जाऊँ उधर लेके जाऊँ, ऐसे तो नहीं है, ऐसे नहीं है ना, ठीक है। मैं फ़ौरन से अपना फ़ोन उठाऊंगी। हाँ, इन केस ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, इन केस ऑफ सेरिबेलर डिसफंक्शन क्या हो जाएगा, मेरे ट्रेमर्स आ जाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि जो ही मैं इसके करीब, वो आगे एक लेदा, उसे मैं इस तरह से डिस्कस नहीं करी। ट्रेमर्स मैंने आपको एक ब्रॉड टर्म बता दिया कि वो ट्रेमर्स होते हैं, क्योंकि अभी इस चीज़ को अगर मैंने डिस्कस किया तो ये बहुत लंबा टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि ट्रेमर्स की भी टाइप्स होती हैं अलहदा। एक इंटेंशनल ट्रेमर्स होते हैं, एक रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं। वो जो हम कंडीशंस पढ़ेंगे उसके साथ साथ आगे हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपको मैं ये बता रही हूँ कि जिस तरह इन केस ऑफ इनकोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, बहुत सी कंडीशन है। एटेक्सिया आएगा, ठीक है। एटेक्सिया भी एक ब्रॉड टर्म है, उसका मैंने डिस्कस किया है पहले ही। और जैसे डिसआर्थरिया, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, उसके अंदर आप जिस तरह बोलने में आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, जिस तरह अभी मैं बोल रही हूँ मेरी जुबान जिस तरह मूवमेंट हो रही है ना, इस तरह नहीं होगी, आर्टिकुलेट नहीं सही तरीके से कर सकेगी, ठीक है। ऐसे स्लर्ड सी स्पीच आएगी, मैं बोलना चाह रही हूँ बीच में आ बा इस तरह करके आवाज़ें आएंगी, ठीक है। और हाइपोटोन होगी। डिफरेंट रिफ्लेक्सेस की भी है कि जाहिर बात है हर कंडीशन टू कंडीशन वाइज वो चीज़ें डिफर करती हैं। सो बस अभी आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो फिजिकल थेरेपी शुड इंक्लूड एन एक्सरसाइज प्रोग्राम एड्रेसिंग 5 कंपोनेंट्स। स्टैटिक बैलेंस आपकी जो फिजिकल थेरेपी हम प्रोग्राम उसके लिए हम जो बनाएंगे, ठीक है, इन कंडीशंस को मैनेज करने के लिए, उसके अंदर 5 जो आपकी 5 कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर मतलब वो उनका इन्फ्लुएंस 5 कंपोनेंट्स के ऊपर है। कैसे, स्टैटिक बैलेंस, ठीक है, बैठे हुए हैं तब का, फॉर एग्जांपल स्टैटिक के आप रेस्टिंग पोजीशन में अपनी, ठीक है। डायनेमिक बैलेंस, मूव कर रही हैं। ट्रंक लिम्फ कोऑर्डिनेशन के, फॉर एग्जांपल अब जिस तरह मैं चल रही होती हूँ ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी सिर्फ लोअर लिम्स जो हैं वो मूव कर रही हैं, मेरे ट्रंक की भी मूवमेंट है, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड चल रहा है। इसका होना चाहिए स्टीयर्स एंड कॉन्ट्रैक्चर, स्टीयर्स एंड कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंशन, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब जाहिर बात है मूवमेंट इतनी नहीं हो रही उसके अंदर, अब एक तो कॉन्ट्रैक्चर बनते हैं कि स्पास्टिसिटी है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्चर ऐसे भी होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक ही पोस्चर के अंदर आपका वो
लिम्ब पड़ा हुआ है। अब जब जाहिर बात है उसके अंदर मूवमेंट ही नहीं हो रही है तो उसी के अंदर वो जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्चर बन जाएगा। ये स्पॉस्टिसिटी और इससे ये भी एक अलग बात होती है, लेकिन जब एक लिम्ब आपका मूव नहीं कर रहा, उसकी टोन कम है, ठीक है, हाइपोटोनिया है उसमें, तो फॉर एग्जांपल जैसे कुछ कभी जब आप अपने ये जब आपके हॉस्पिटल की रोटेशन स्टार्ट होंगी तो आप उधर देखेंगे बहुत से पेशेंट्स कि जैसे जिनका ये जो काफ मसल्स और पीछे एचएली टेंडन है बेसिकली, उसकी इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चर बना होता है, और वो स्पास्टिसिटी की वजह से नहीं, वो टोन नहीं है बॉडी में, वो पाँव इसी तरह का एक ही कंडीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। और जाहिर बात है जब उसके अंदर ऊपर नीचे मूवमेंट ही नहीं हो रही तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर ही बनेंगे ना, ठीक है। तो ये हमने इन चीज़ों को अपने जहन के अंदर रख के उनका जो प्रोग्राम है वो डिज़ाइन करना है। So aim of treatment is to restore stability of the trunk and proximal joints to provide stable background for movement, ठीक है। तो आपका क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रंक एंड प्रोक्सिमल जॉइंट्स। प्रोक्सिमल जॉइंट्स जिस तरह हमारा ये शोल्डर है, ठीक है, प्रोक्सिमल जो हम मेन हमारे बिग जॉइंट्स हैं बेसिकली, हम वो जब सही होंगे तो जाहिर बात है जो आगे स्मॉल जॉइंट्स हैं उनके अंदर मूवमेंट सही आएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप कहें कि फिंगर्स की मूवमेंट पहले मैं ले आऊँ और शोल्डर आपका सही तरीके से शोल्डर एल्बो मूव ही ना करता, उसके अंदर मूवमेंट ना और आप फिंगर्स के ऊपर पहले काम करें, ठीक है। तो ये तो एक सही अप्रोच नहीं है ना। सबसे पहले जो आपके प्रोक्सिमल जॉइंट्स हैं, जो आपके मेन जॉइंट्स हैं, लार्ज जॉइंट्स हैं, उनके ऊपर सबसे पहले आपने काम करना है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ ट्रंक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इम्प्रूव, ये एक पिक्चर है, इम्प्रूव बैलेंस अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, लाइक पेशेंट्स में अडॉप्ट सम पर्टिकुलर पोस्चर, सो ट्रेनिंग गिवन टू करेक्ट दैट पोस्चर एंड मेंटेन बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। अब होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिसेबिलिटी है जिस तरह, तो क्या होता है पेशेंट उसी तरह का पोस्चर एक अडॉप्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक बंदे की एक टांग में लिम्प है, एक टांग उसकी मसला एक टांग के अंदर, ठीक है, एक टांग में आपकी टोन नहीं है सही, या वो एक कंडीशन होती है कि आपकी एक टांग छोटी और एक टांग लंबी है, या आपकी कमर के अंदर स्कोलियोसिस है। तो अब जाहिर बात है इस तरह टेढ़े से स्कोलियोटिक जिस तरह का पोस्चर मैंने आपको क्लास पे बताया था ऐसे हैं। अब उसको मैनेज करने के लिए, उसको इंसान मैनेज खुद से करने के लिए बॉडी क्या करती है, वो एक और नया पोस्चर जो है ना अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, हमें उसे ट्रेन करना है कि जो अडॉप्ट पोस्चर हो वो करेक्ट पोस्चर हो और मेंटेन करे आपकी बैलेंस और स्टेबिलिटी को, ठीक है, ये वाली। अब जिस तरह वो कुछ लोगों के पाँव में होता है वो कंजेनिटल पाँव अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, बच्चों के कुछ आपने देखा होगा। अब अगर उसका क्या होता है, वो बच्चे फिर उन्हीं पाँव अंदर के साथ ही चलना स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी एक पोस्चर से अडॉप्ट कर लेती है कि चलना स्टार्ट, कि मतलब फॉर एग्जांपल हेल्प आउट करे उन्हें चलने में, लेकिन वो चीज़ ठीक तो नहीं है ना, वो करेक्ट चीज़ नहीं है। ऐसा होना चाहिए जो कि आपके पोस्चर को और आपकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करे, ठीक है। तो अब हम उसके लिए जैसे वो पाँव की कोई कंडीशन है, वो बिल्कुल इससे एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो उसके लिए ये होगा, सबसे पहले हम उसकी स्ट्रेचिंग करवाएंगे, बेहतर होगा, तभी हम उसके लिए कोई ठीक है उससे दूसरी चलने की एक्सरसाइजेस वगैरह करवाएंगे, ऐसे ही तो नहीं हो सकता ना। सो ये देखें, ये भी एक वैसे ही पिक्चर मैंने डाली है। अच्छा, री एजुकेट ऑप्टिमल एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्शंस विद विच द इंडिविजुअल इज हैविंग डिफिकल्टी विद, ठीक है। हमें जिस फॉर एग्जांपल मूवमेंट और परफॉर्मेंस में पेशेंट को मसला है, हम उसे डील करेंगे सबसे पहले। टू सेट अप अ प्रैक्टिस इन्वायरमेंट विच इनेबल्स द पर्सन टू डेवलप मोर कंट्रोल, ठीक है। ऐसा इन्वायरमेंट मतलब आपने पेशेंट को देना है कि वो क्या करे, उसका मोटर कंट्रोल डेवलप। और ये हमने चीज़ें पहले भी डिस्कस ये प्रीवियस लेक्चर में की हैं। उसके अंदर इन्वायरमेंट में बहुत सी चीज़ें मैनेज करती हैं, कि जैसे ग्रुप क्लास है, ठीक है, उसके अंदर 5-6 बंदे हैं जिसके अंदर सेरिबेलर लीजन है, उन लोगों को सेरिबेलम का कोई प्रॉब्लम है और उनकी ट्रेनिंग हो रही है। इससे क्या होता है, बंदे को कॉन्फिडेंस भी होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये लोग भी हैं, ठीक है। और जो ही वो उसके एक रूटीन के अंदर आएगा, एक्सरसाइजेस उसकी ऊपर या प्रोग्राम वो उस लिहाज से चल रहा है, तो फिर थोड़ी सी बेहतरी आएगी, फिर उसके वो और इनकरेज होगा, नहीं अब मैं और बेहतर हो जाऊँगा, इस तरह करके ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। अब अकेला ही बंदा और उससे, क्योंकि जो नर्वस जो आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, ये कोई 1 महीने 2 महीने वाला काम नहीं है, ये एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रुप एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ग्रुप में आप लेके चलेंगे पेशेंट्स को, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके अंदर क्या आएगा, चेंजेस आएंगे पॉजिटिव। अच्छा, आप देखिए जैसे हाइपोटोनिया है, ये क्या है मेन क्लिनिकल फीचर इन दिस डिजीज़।
तो जो इसके अंदर हाइपोटोनिया में आप क्या कराते हैं, आइसोमेट्रिक, इनमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एंड इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस। सबसे पहले ये होता है कि आप इसके ये तरीका होता है सबसे पहले इसे ट्रीट करने के। सबसे पहले आप हाइपोटोनिया में रेंज ऑफ मोशन कुछ करवाएंगे, ठीक है, कुछ स्टार्ट रेंज ऑफ मोशन से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप आइसोमेट्रिक के जितनी, फॉर एग्जांपल जैसे नी है उसके नीचे आप पिलो या वो जो मैंने आपको बताया था कि वो गोल सा करके, ठीक है, गाँव तकिया टाइप बनाकर वो आपने नी के नीचे रखना और वहाँ से आप सेट्स इस तरह से आइसोमेट्रिक से स्टार्ट करेंगे। इस तरह कॉर्ड्स की हैं और हर डिफरेंट जो मसल्स के डिफरेंट सेट्स हैं आइसोमेट्रिक के, वो करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस से, ठीक है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाती हैं, इंड्योरेंस की तरफ जाती हैं, ठीक है। और PNF टेक्निक्स बेसिकली क्या होती हैं, ये भी न्यूरोमस्कुलर जो रिहेबिलिटेशन में मतलब इनकी ये क्या करती हैं, उसकी एफिशिएंसी को न्यूरोमस्कुलर जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करती हैं। जैसे इसकी डिफरेंट हैं वो जैसे शोल्डर की एबडक्शन है, देन एडक्शन, डिफरेंट पैटर्न, बेसिकली ना ये पैटर्न ऑफ मूवमेंट के ऊपर है PNF टेक्निक। इसका यहाँ पे तो जाहिर बात है अभी आपके सेमेस्टर में इसका यूज़ नहीं है PNF टेक्निक्स का, लेकिन ये आएंगी आगे तो ये हम लोग करेंगे। बस अभी आपको इतना ये क्या होता है इसके अंदर स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सेशन, एक मसल को पहले कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, साथ उसका रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे करके डिफरेंट पैटर्न्स हैं बेसिकली, ठीक है। और ये हम करेंगे, बस आपको ये बताना चाहिए ये न्यूरोमस्कुलर रिहेबिलिटेशन में ये करवाई जाती हैं एक्सरसाइज और रेंज ऑफ मोशन को भी इंक्रीज करती हैं, स्ट्रेचिंग भी हो रही होती है इसके अंदर और रिलैक्सेशन, डिफरेंट मतलब ना पोस्चर पैटर्न के ऊपर चल रहा होता है, D1 D2 इस तरह करके। ये आप लोगों को मैं इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी जब आप लोगों का ये टॉपिक आएगा, ठीक है। ये एक स्ट्रेचिंग की टेक्निक है बेसिकली, PNF टेक्निक्स जो हैं ये एक स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही होती है, साथ साथ रिलैक्स भी हो रही होती हैं, ऐसे करके होती है। सो री-एजुकेट कंट्रोल ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ, अच्छा आपने भी क्या करना है, री-एजुकेट कंट्रोल ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शनल मूवमेंट्स। जैसे कि आपने किस तरह स्टैंडिंग अप, खड़े होने में आपने उनका कंट्रोल डेवलप करवाना है खड़े होने में, ठीक है। फिर सिटिंग डाउन, वॉकिंग, रीचिंग टू पॉइंट एंड टेक एन ऑब्जेक्ट। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, जैसे खड़े होने में सबसे पहले जाहिर बात है आपका जिस तरह आपके ट्रंक के मसल्स, आपके ये जो थाई और हिप के मसल्स, ठीक है, बेसिकली इनका ये इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग अप में आपने उन्हें वो करवाना है, ठीक है, कंट्रोल उनका डेवलप होगा। फिर सिटिंग डाउन में कंट्रोल, फिर वॉकिंग, पैरेलल बार्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर साइड पे बार्स लगी होती है, उन्हें बेसिकली खड़े पकड़ के चलना सिखाते हैं, एकदम से ऐसे नहीं छोड़ देते कि चल के दिखाएं, ठीक है। और बैलेंस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, चलने से भी पहले बैलेंस की आप ट्रेनिंग करवाएंगे, वो भी डिफरेंट, वो एक सरफेसेस होती हैं डिफरेंट, उससे भी बैलेंस जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब आप लोगों का ये ख़त्म हो जाएगा, जब लॉकडाउन के बाद हमारी क्लासेस आएंगी। वो बेसिकली बैलेंस जो है ना वो इम्प्रूव करवाती हैं, ऐसी सरफेस होती है या ऐसे वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपके बैलेंस को इम्प्रूव करवाते हैं, ठीक है। फिर वॉकिंग, फिर रीचिंग टू पॉइंट कि अब आपने इस पॉइंट पे पहुंचना है। फॉर एग्जांपल अब मैं उन्हें हम देते हैं ये क्योंकि इसमें ना जो बेलर जो लीजन है ना, इनके अंदर ये हाइपोमीट्रिया, ठीक है, डिस्टेंस का नहीं पता होता, ये नहीं पता होता कि ये चीज़ मेरे करीब है, ये चीज़ मेरे दूर है, इनके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। ये नहीं इंसान जज कर, जैसे अगर हम उन्हें बॉल फेंके ना, उन्हें नहीं पता चलता कि ये कितने करीब है, कितने दूर है, कैच किस तरह, ये चीज़ें नहीं, उन्हें ना डिस्टेंस का बहुत इशू होता है सेरिबेलर लीजन्स के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन्हें बाकायदा है कि इनका जो प्रोग्राम सेट करके करवाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये पता है, ये चीज़ें पता नहीं होती कि ये फॉर एग्जांपल जैसे मैं बॉल उन्हें फेंकूंगी ना, वो जज ही नहीं कर पाएंगे बॉल कितने दूर से आ रही है, बॉल नज़दीक से आ रही है, बॉल दूर से आ रही है, उन्हें ये नहीं पता होता, ठीक है। सो ये भी एक्सरसाइजेज हैं, कुछ डाली थी इधर मैंने। अच्छा ये वही है कि यूज़ ऑफ रिमेनिंग एंड इंटैक्ट पाथवेज, ठीक है, जाहिर बात है जो पाथवेज इंटैक्ट हैं, जो कि नहीं, जिनका फंक्शन लॉस नहीं हुआ, उनको ट्रेन किया जाए, ठीक है। और वो फंक्शंस जो बाकी पाथवेज कर रहे थे वो उनका वो फंक्शंस अच्छे तरीके से मतलब उन्हें मेमोराइज कर लें बेसिकली, ठीक है। सेरिब्रम कैन कंपेंसेट टू सम एक्सटेंट, restore stability of trunk and proximal joints to provide
स्टेबल बैकग्राउंड फॉर मूवमेंट, ठीक है। और इसमें स्ट्रेंथनिंग वही मैंने बताया है, ये आपकी दरअसल बुक से मैंने ये वाली चीज़ डाली है, ठीक है। मेन एम्फेसिस ऑन आइसोमेट्रिक एंड मल्टीपल एंगल, ठीक है। आइसोमेट्रिक एट और क्या है, मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक। जैसे फॉर एग्जांपल एक मसल का पहले एक एंगल में आइसोमेट्रिक कराएं, फिर वो वाला चीज़ थोड़ी बेहतर होगी, फिर उससे अगले एंगल में चलेगी तब करवा ली, ठीक है, ऐसे। और फंक्शनल मूवमेंट्स जैसे कि रीच, ये उठाना किसी चीज़ को, किसी चीज़ तक पहुंचना, क्योंकि इन लोगों में मैंने आपको बताया ना डिस्टेंस का बहुत इशू होता है। इन्हें नहीं पता ये जो चीज़ मेरे सामने, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बॉल फेंकूंगी, इन्हें नहीं पता चलेगा करीब से आ रही है दूर से आ रही है। ये चीज़ें थोड़ी सी इनके अंदर वो होती हैं, जो सेरिबेलर पेशेंट्स होते हैं, नियन वाले। अच्छा, लॉस ऑफ काइनेस्थेटिक सेंसेशन में जो री एजुकेशन है वो हम किस तरह से कराएंगे। सबसे पहले हम ये इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं कि जो काइनेस्थेटिक सेंस क्या है, ठीक है। आपको ये जो सेंस ऑफ मूवमेंट इन स्पेस, ठीक है, बेसिकली हम ये भी इसे कह सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चल रही हूँ स्पेस में, मुझे पता है कि मैं चल रही हूँ इस वक्त, ठीक है। और इसके अगर बिसाइड्स हम प्रोप्रियोसेप्शन को देखें तो प्रोप्रियोसेप्शन क्या है, सेंस ऑफ पोजीशन इन स्पेस। कि फॉर एग्जांपल अब मैं खड़ी हुई हूँ तो मेरा पाँव मेरी बॉडी से आगे है, मेरा पाँव मेरी बॉडी से पीछे है, ठीक है। ये पाँव बॉडी से आगे किस तरह गया है, ये दरमियान में जो मूवमेंट हुई है, दिस इज कैनेस्थीसिया। और अब जो पाँव मेरी बॉडी के आगे, दिस इज प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। तो सेंस ऑफ मूवमेंट इन स्पेस, इसे सिंपली आप ये भी कह सकते हैं, सेंस ऑफ मूवमेंट इन स्पेस इज कैनेस्थीसिया एंड सेंस ऑफ पोजीशन इन स्पेस, ठीक है, दिस इज प्रोप्रियोसेप्शन। सो इन्फॉर्मेशन अबाउट बॉडी स्पेस, पोजीशन ऑफ जॉइंट्स एंड टेंशन इन मसल्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑफ लॉस, क्या है, हाइपोटोनिसिटी हो जाएगी और इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी। इसका वही है इंटरवेंशन हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सब्सटीट्यूशन बाय सेंस ऑफ साइट इज बेसिस फॉर री एजुकेशन, ठीक है। कि आपकी जो सेंस ऑफ साइट है वो उससे ज़्यादा इन्हेंस मतलब कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अंधे जो लोग होते हैं वो कैसे उनकी जिस तरह वो देख नहीं सकते, लेकिन उनकी दूसरी जो साइट है वो सेंस होती है, वो सेंसेस कितनी तेज़ होती हैं, उसी की वजह से वो चल रहे होते हैं ना। तो ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि उसका ऑल्टरनेट क्या कर रहे हैं कि जिनसा फॉर एग्जांपल किसी का ये काइनेस्थेटिक सेंसेशन किसी की, ठीक है, उसके अंदर डिप्राइव्ड है या लॉस है उसका, तो हम उसके अंदर क्या करें, सेंस ऑफ साइट को इस बेसिस फॉर एजुकेशन के सब्सटीट्यूट कर दें किसे, सेंस ऑफ साइट उसकी, ताकि जो वो देखे उसे ये उसकी देखने की बहुत अच्छी वो सलाहियत, ठीक है, उसे ये पता हो कि अब मेरी बॉडी है वो आगे जा रही है और अब मेरी बॉडी जो है वो कैसे मूव कर रही है, ठीक है, ये बताओ। नॉर्मल ज़ाहिर बात है मेंटेन करेंगे नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स को। अनडैमेज नर्वस पाथवेज, ठीक है, वो ये है कि जो ज़ाहिर बात है डैमेज नहीं हुए, काइनेस्थेटिक सेंसेशन के जो पाथवेज हैं कुछ डैमेज नहीं हुए, उन्हें क्या किया जाए, उन्हें ट्रेन किया जाए, ठीक है, उन्हें ट्रेन किया जाए। ज़ाहिर बात है बार बार जब हम एक चीज़ को उन्हें फंक्शन, जिस तरह फॉर एग्जांपल सेरिबेलर लीजन है, उसके अंदर जैसे कुछ पाथवेज डैमेज हो गए हैं, कुछ जो नहीं है, तो उसमें हम क्या कराते हैं, बार बार वो वाली चीज़ें करवाई जाती हैं। उससे क्या होता है, वो जो दूसरे जो पाथवेज होते हैं वो फंक्शन वो क्या करना, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें याद करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे जो ये तो हमारा खैर नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्रेंकल्स एक्सरसाइजेज। ये क्या फ्रेंकल एक्सरसाइजेज ये ट्रीटमेंट है बेसिकली जो कि रिस्टोर करती हैं कोऑर्डिनेशन को। फ्रेंकल्स एक्सरसाइजेज, ये जो प्रोफेसर था जिसका नाम था हेनरिच फ्रेंकल, जिसके नाम पर जिसने ये बनाई है, ठीक है, उसने क्या किया था, ट्रीट किया था एटेक्सिया, इन पर्टिकुलर सेरिबेलर एटेक्सिया। देयर आर सिस्टम ऑफ स्लो रेपिटिशियस एक्सरसाइजेज, दे इंक्रीज इन डिफिकल्टी ओवर द टाइम ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। वो क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं, तो आसान से स्टार्ट हो गई एक्सरसाइजेज, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता है, और ये आपकी ज़ाहिर बात है कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइजेज हैं इन एटेक्सिक सेरिबेलर एटेक्सिक पेशेंट्स। So Frankel's exercises are a series of motions of increasing difficulty performed by ataxic patients to facilitate the restoration of coordination, ठीक है, ताकि इस मूवमेंट जो है वो स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड हो। और ये वही इसके अंदर लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स with precision. The ultimate aim of the treatment program is to help the patient to carry out the normal activities of everyday life with minimum discomfort, ठीक है, ताकि वो जो अपनी जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर वो क्या कर सके, मिनिमम डिस्कम्फर्ट के साथ बंदा कि अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है वो आ सके। अच्छा, एक बात मेरे जहन में आई, ये इमरान जो है आज उसने मुझे ये कहा कि मैंने लेक्चर नहीं सुने, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ।
मेरी बात सुनिए, जो मैं लेक्चर में पढ़ा रही हूँ ये बुक से आपको समझ आए कि जब तक मैं आप मेरा सुनेंगे नहीं लेक्चर, ठीक है। फिर जब मैं पेपर में पूछती हूँ क्वेश्चंस तो फिर वो मैम ये तो पढ़ाया नहीं हुआ, फिर ये इस तरह की बात मुझे कोई ना करे। और आपको ये पता है कि मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगी पेपर मेरा वैसे ही होगा, जिस तरह का कॉन्सेप्ट मैं देती हूँ मुझे वैसे ही कॉन्सेप्ट पेपर के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो ये जो लेम एक्सक्यूजेस बनाती हैं ना, ये बनाना ख़त्म कर दें। जब तक मेरे लेक्चर सुनेंगे नहीं तो आपको समझ आएगी, फिर आपको एडमिशन लेने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर खुद ही पढ़ लेते, घर के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, फिर घर में पढ़ लेते अगर आपको लेक्चर सुनने नहीं है तो। ये तो अजीब बात है, आज तो मैं हैरान और परेशान हो गई हूँ ये बात सुनकर कि मैम मैं तो स्लाइड्स जो है वो पढ़ रहा हूँ। या अब इस तरह का रिप्लाई है ना, मैंने स्लाइड्स देना बंद कर देनी है, क्योंकि ये जो स्लाइड्स हैं मैंने खुद भी बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ कि स्लाइड्स दी जाएं। स्लाइड्स में तो कुछ लिखा, इतना लिखती ही नहीं हूँ मैं, या लिखती ज़्यादा अगर लिखा होता है तो मेरा उसके जो एक्स्ट्रा बता रही होती हूँ तो वो किस तरह बुक में आप पढ़ेंगे। ये इस किस्म की जो बातें हैं ना ये मत किया करें, ठीक है। प्रोफेशनल आप एक एजुकेशन अपनी वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप, और ये किस तरह की आप बातें करती हैं। और मैं सब देख रही हूँ, पता नहीं मुझे नहीं लगता कि बाकी बच्चे ये ले रही हैं। जिनके वाइवा लेती हूँ उनका तो मुझे फील हो रहा होता है कि मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन जो नहीं देते, और उनमें से एक बच्चे ने मुझे आज ये बात कही है कि मैं तो लेक्चर्स जो है वो बुक से पढ़ रहा हूँ, आप इतने स्कॉलर हैं कि आपको बुक की सब चीज़ें समझ आ रही हैं। आपको ये पता था मेरे बताने के से पहले कि सेरिबेलम और सेरिब्रम में डिफरेंस क्या है? क्योंकि अभी मेरे ख्याल से भी आप लोगों का ये टॉपिक फिजियोलॉजी में भी नहीं आया और एनाटॉमी में भी नहीं आया। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था क्योंकि वो सिलेबस मैंने देखा जो आप लोगों का कोर्स करिकुलम है, उसके अंदर अभी सेरिब्रम और सेरिबेलम का ना एनाटॉमी में था, वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आएगा आपका। और फिजियोलॉजी में भी इन वाले सेमेस्टर्स में नहीं, मेरे ख्याल से इससे नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा। तो जब मेरी पास चीज़ आएगी तो मैं उस चीज़ के बारे में बताऊँगी, आपको कैसे पता चलेगा ये वाली चीज़ें। चलिए, अब जो नहीं वीडियो सुनी, अभी वाइवा होना है ना थर्सडे वाले दिन, उस दिन सब पता चल जाएगा कि मैं बुक से पढ़ रहा हूँ या मेरे जो लेक्चर सुने बगैर जो कर रहे हैं। और इस चीज़ों में मत नहीं कि ये चीज़ें रिवाइज होंगी, आई डोंट थिंक सो मैं इस दफ़ा रिवाइज करवाऊंगी। फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैंने 5 दफ़ा मेरे ख्याल से आई गेस आपको रिवाइज करवा दिया था। ये आप लोगों का स्कूल नहीं है, ठीक है, ये आप जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और इसमें ये रिवाइज वाली चीज़ नहीं है। इट्स योर हेडेक, ये आपके टीचर का हेडेक नहीं है। और मैं मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही आप लोगों के वो हो जाती हूँ इतना, लेकिन अब जो है ना मैंने ये वाली चीज़ें छोड़ देनी है, क्योंकि इससे इन चीज़ों से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो आइंदा इस किस्म का जो लेम एक्सक्यूज़ है ना कि मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, मैंने वीडियो नहीं सुन रहा, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, ये इस तरह की बात मुझे दोबारा ना सुने। और अगर जिसने करनी है वो काइंडली मेरा लेक्चर मत ले, और जब मैं क्लास भी लूँगी तो मेरी क्लास से बाहर चला जाए करे खुद ही, क्योंकि आपने बुक से पढ़ना होता है ना, आपने वैसे भी वीडियोस तो नहीं सुननी होती। सो आप लोगों का थर्सडे को इस न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर।